पिछले वीडियो में हम लोग जो है बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख चुके थे और आज से हम लोग जो है इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल मतलब कि कोशिका। हालांकि बायोलॉजी में आपके 22 चैप्टर है, 22 चैप्टर्स 11th बायोलॉजी क्लास में पढ़ना है, लेकिन जहाँ से शुरू होता है वो चैप्टर कोशिका होता है, क्योंकि कोशिका का यूज़ लगभग हर एक चैप्टर में है। जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर इसका यूज़ आएगा, वहाँ पर इसमें जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसका एप्लीकेशन आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज से चैप्टर सेल, इसको कि बोला जाता है कोशिका। ठीक है, कोशिका। देखो सबसे पहले कुछ इसमें देखते हैं बात कि सेल क्या होता है, कोशिका कहते किसे हैं। ठीक है, देखो कोशिका का अध्ययन, पहले तो ये देखते हैं कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, CYTOLOG। जैसे हम बतलाए थे पिछले क्लास में कि बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। बेसिकली हम लोग 3 ब्रांच का बात किए हुए थे, जूलॉजी, बोटनी और माइक्रोबायोलॉजी। कि जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान और माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म विज्ञान। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी हम बोले थे कि बहुत सारी शाखाएं जो है बायोलॉजी में होती हैं, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, हेप्टोलॉजी, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, वो हम लोग आगे धीरे धीरे देखेंगे। तो उसी में से एक ब्रांच है साइटोलॉजी, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। इसमें लिख सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका की संरचना एवं उनके कार्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो समझो कि कोशिका शब्द का क्या मतलब है, सेल शब्द का क्या मतलब है। देखो 1663 में 1663 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था इनका? रॉबर्ट हुक। 1663 में इन्होंने अपने द्वारा एक माइक्रोस्कोप बनाया, एक सूक्ष्मदर्शी बनाया और बनाकर प्याज के ऊपर एक पतला सा स्लाइस काटकर उसमें इन्होंने देखा अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। और उनको उसमें जो है मधुमक्खी के छत्ते की तरह, बीज हाइव की तरह ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिया। मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना ऐसे दिखाई दिया। और उसमें जो एक एक इकाई थी, इनको लगा कि वो खाली स्थान है, मतलब इनको लगा कि इसके अंदर में कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उतने एडवांस लेवल का नहीं था, तो वो इसके अंदर देख नहीं पाए। और उनको लगा कि एक एक जो इसमें इकाई हैं ये क्या है? खाली स्थान। खाली स्थान, अंदर इसके खाली स्थान है। खाली स्थान को अंग्रेजी में बोलते हैं हॉलो स्पेस, और इसी को ग्रीक में कहते हैं सेला। ग्रीक में क्या कहते हैं इसी को? सेला। तो यहीं से सेल नाम निकल कर आया। ठीक है, खाली स्थान को ही क्या कहते हैं? सेल। सेल कोई इंग्लिश शब्द नहीं है, सेल एक ग्रीक शब्द है। जैसे कि बायोलॉजी बताया था कि बायोलॉजी भी एक ग्रीक शब्द है। जैसे कि हिंदी मतलब क्या होता है? जीवन का अध्ययन। वैसे ही फिजिक्स, ये भी एक ग्रीक शब्द है, मतलब क्या होता है इसका? प्रकृति एवं प्रकृति का नियमों का अध्ययन। तो वैसे ही सेल भी एक ग्रीक शब्द है, अंग्रेजी मतलब होता है हॉलो स्पेस, खाली स्थान। ठीक है, लेकिन क्या ये नाम सही है? नहीं, ये नाम सही नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ को कोशिका सेल कह रहे हैं, क्या वो सही में खाली स्थान है? नहीं। हम लोग को पता है कि सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जी उपकरण होता है, अंतर्द्रव्य जालिका होता है, केंद्रक होता है, राजधानी होता है, प्लास्टिड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग इसको खाली स्थान नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूँकि उस समय दिखा नहीं और उस समय नाम दे दिया गया, और चूँकि ये नाम बहुत फेमस हो गया इसलिए नाम अभी तक चल रहा है। ऐसे बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि नाम गलत है, लेकिन फिर भी वो नाम अभी चल रहा है। जैसे कि अगर बात करें एटम का, एटम पढ़ोगे केमिस्ट्री में, एटम भी गलत नाम है, क्योंकि एटम का मतलब क्या होता है? ए मतलब होता है नॉट, और टॉम मतलब क्या होता है? डिविजिबल, मतलब कि नहीं विभाज्य, मतलब जिसको हम विभाजित नहीं कर सकें उसे एटम कहते हैं। लेकिन हमको पता है आज कि एटम में 1-2 नहीं बल्कि 35 प्रकार के कण पाए जाते हैं। इसमें से 3 मुख्य कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो खैर ये नाम भी गलत है, लेकिन फिर भी चल रहा है। वैसे ही सेल नाम भी गलत है, क्योंकि सेल का शाब्दिक अर्थ होता है खाली स्थान, एंड हमको पता है कि वो खाली स्थान नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ कब हुआ था? 1663 में हुआ था। लेकिन आप देखते होंगे, अभी तक आप पढ़े होंगे कि सेल का खोज पुस्तक में कितना लिखा होता है? 1665 लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? तो 1663 से रॉबर्ट हुक ने एक किताब लिखना शुरू किया। उस किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। किताब का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। और ये जो माइक्रोग्राफिया पुस्तक है ये 1665 में प्रकाशित हुआ।
ये जो पुस्तक है माइक्रोग्राफिया, ये पब्लिश कब हुआ? 1665 में। और इसलिए हम लोग कोशिका का खोज जो है वो 1665 से मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में सब खोज कब हुआ था? 1663 में ही हो गया था। तो इसमें मान लीजिए आता है एग्जाम में कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रॉबर्ट हुक थे। और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1665 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद 1674 में एक और वैज्ञानिक हुए, इनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने खुद से फिर एक माइक्रोस्कोप बनाया जो कि रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा अच्छा आवर्धन वाला था। तो इन्होंने वैसा एक माइक्रोस्कोप बनाया और बनाकर और तालाब किनारे कुछ देख रहे थे, तो इनको सबसे पहले एक कोशिकीय जीव इनको दिखा, जिसका नाम इन्होंने रखा एनीमैलिक्यूल। क्या नाम रखा उसका? एनीमैलिक्यूल। तो मतलब इस चूँकि सबसे पहले किसी एक कोशिकीय जीव को इन्होंने देखा था, इसलिए इनको सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। हम लिखवाया पिछले क्लास में कि सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले किसी एक कोशिकीय जीव को, किसी सूक्ष्म जीव को देखने का काम अगर किसी ने किया था तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। और कब किया था? 1674 में किया था। तो ये तो कुछ इसके बारे में बेसिक बातें हुई। पहली बात कि सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। सेल की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1663 में। लेकिन दुनिया के सामने ये बात कब आया? 1665 में। किस किताब के द्वारा आया? तो माइक्रोग्राफिया के द्वारा आया। और सबसे पहले किसी एक कोशिकीय जीव को देखने का काम किसने किया था? तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, 1674 में किया था। अब हम लोग कुछ इसमें और बातें देखेंगे, जैसे कि कुछ इसमें से जनरल नॉलेज टाइप चीज़ें, ठीक है, जो कि आपको पता होनी चाहिए और जो आपकी बुक में भी दे रखी हैं। जैसे कि अगर हम पूछे कि बताइए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो कौन है? आरबीसी। लिखना है इसको कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की कौन है? आरबीसी। आरबीसी क्या है? आपको पता होगा कि हमारे रक्त में 3 तरह के कोशिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या बोलते हैं? लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। और प्लेटलेट्स को बोलते हैं बिंबाणु। उसमें से जो आरबीसी होता है वो सबसे छोटी कोशिका है, जिसका कि जो माप है, जो साइज है वो होता है 7.0 माइक्रोमीटर। और ये आप कह सकते हैं कि 7 माइक्रोमीटर। और 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है? 10 के पावर -6 मीटर होता है। वैसे ही 1 मिलीमीटर में 10 के पावर -3 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10 के पावर -9 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर में 10 के पावर -12 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर -2 मीटर होता है। तो इस तरह की बातें। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? आरबीसी। माप कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। अच्छा, हम बात करें अगर तो जो 3 तरह की रक्त की कोशिकाएँ होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसमें से जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका साइज होता है 12 से 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, चूँकि डब्ल्यूबीसी बहुत प्रकार का होता है और सबका साइज अलग अलग होता है, लेकिन रेंज क्या होता है? 12 से 20 माइक्रोमीटर। और सही अगर हम बात करें प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स इनका साइज होता है 2 से 3 माइक्रोमीटर। लेकिन फिर भी हम सबसे छोटी कोशिका किसको कह रहे हैं? आरबीसी को कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये जो तीनों के तीनों जो कोशिकाएं हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये तीनों बनती कहाँ हैं? तीनों बनता है अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो में। हमारे जो हड्डियाँ होती हैं, जो अस्थियाँ होती हैं, सभी अस्थियों में नहीं, कुछ अस्थियों के अंदर जो है कुछ संरचनाएँ पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है बोन मैरो अस्थि मज्जा, जिसमें कि सभी रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो और चाहे वो प्लेटलेट्स हो। तो ये जो तीनों कोशिकाएँ बनती हैं उनमें से जो प्लेटलेट्स का निर्माण है, ठीक है, वो एक कोशिका के टूटने से होता है। जो अस्थि मज्जा होता है, लाल अस्थि मज्जा, उसमें एक कोशिका होता है, इसका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट। क्या नाम होता है उसका? मेगा कैरियोसाइट। और ये जो मेगा कैरियोसाइट कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं के टूटने से प्लेटलेट्स का निर्माण होता है।
ठीक है। और चूँकि ये कोशिका के टूटने से बना है इसलिए इसे हम फुल फ्लेज कोशिका नहीं मानते हैं, और इसलिए सबसे छोटी कोशिका जो है हम आरबीसी को मानते हैं, जिसका कि साइज होता है 7 माइक्रोमीटर। वैसे ही हम पूछें बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है या सबसे लंबी कोशिका कौन है? सबसे छोटी कोशिका, वैसे यहाँ पर सबसे लंबी कोशिका तो कौन है ये? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जिसको कि हम न्यूरॉन भी कहते हैं, न्यूरॉन। ये सबसे लंबी कोशिका जिसकी लंबाई जो है लगभग 1 मीटर होती है। लंबाई कितनी होती है इसकी? लगभग 1 मीटर। तो ये जो है सबसे लंबी कोशिका है मानव शरीर की। ये सबसे छोटी कोशिका है आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, और ये वही कोशिका है जिससे मिलकर हमारे शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है वो बना हुआ है। इसमें कि हमारा मस्तिष्क आता है, मेरुरज्जु आता है, और बाकी शरीर में जो भी इंफॉर्मेशन कैरी करने वाली इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी सूचनाएं बाहर से मिलती हैं उनको शरीर में स्थानांतरित करने वाले जो सारा तंत्र है वो कहलाता है तंत्रिका तंत्र। जैसे मान लो कि मैं मच्छर काटा तो मच्छर जैसे यहाँ बैठा तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ब्रेन तक कौन लेकर गया? न्यूरॉन। और फिर न्यूरॉन के सहारे वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा ब्रेन के पास, ब्रेन उसको प्रोसेसिंग किया कि क्या करना है इसमें, और फिर ब्रेन मैसेज भेजा इस हाथ को, फिर ये हाथ उठा और उस पर एक्शन किया। तो ये सब चीज़ को जो शरीर में पूरा जो ये चीज़ें हो रही हैं, जो बाहरी जो उद्दीपन है, बाहरी जो संदेश है, उसको जो प्रतिक्रिया दिया जा रहा है, इन सब चीज़ को नियंत्रित कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है, जो कि बना होता है किसका? तंत्रिका कोशिका का बना होता है, जिसकी लंबाई होती है लगभग 1 मीटर। तो ये हुआ मानव शरीर के बारे में। अगर मुझे बताओ दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन है? दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, तो ये जिस समूह में आता है, ये कोशिकाएं जिस समूह में आती हैं उन्हें कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। जिस तरह से अगर हम बोलें कि जिस तरह मनुष्य किस समूह में आता है, तो मनुष्य है, चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, जितना भी इस तरह का ये आता है किसमें? स्तनधारी जीव में। जो भी उच्च कोटि के जंतु हैं उनको 4 समूहों में बांटा गया है, स्तनधारी जीव, पक्षी है ना, उसके बाद जो है सरीसृप और उभयचर, ये 4 समूह हैं। स्तनधारी जीव वे होते हैं जिनके शरीर पर बाल होता है, स्तन ग्रंथि होता है। पक्षी वो होते हैं जो उड़ सकते हैं, जो अंडा देते हैं। सरीसृप वो होते हैं जो रेंग रेंग कर चलते हैं। उभयचर वो होते हैं जो कि धरती पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। तो मतलब स्तनधारी जीव एक बड़ा समूह हो गया जिसमें कि बहुत सारे जीव आते हैं। मनुष्य भी आता है, कुत्ता भी आता है, गधा, घोड़ा, बकरी सब आता है, हाथी भी उसी में आता है। तो सबसे छोटी कोशिका जिस समूह में आता है उस समूह का नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है इसका? माइकोप्लाज्मा। और ये जो माइकोप्लाज्मा समूह होता है, इसमें ये जो समूह के जो भी सदस्य हैं उनका जो साइज है वो 0.1 से 3.0 माइक्रोमीटर के बीच का होता है। और इस समूह के जो जीव हैं, माइकोप्लाज्मा समूह के जो जीव हैं, वही सबसे छोटे जीव हैं इस धरती पर। ठीक है, एक कोशिकीय जीव हैं, दिखाई देंगे नहीं, बहुत छोटे जीव हैं। तो ये सबसे छोटे जीव हैं। और इसी में एक जीव आता है, इसका नाम है PPLO। क्या नाम होता है इसका? PPLO, जो कि धरती की सबसे, या बोल सकते दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें PPLO का, तो ये होता है ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर ये P साइलेंट है, यहाँ भी P साइलेंट है। तो PPLO ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये दुनिया की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं, सबसे छोटी कोशिका वाला जीव है, जिसका कि जो साइज होता है ये 0.1 माइक्रोमीटर होता है। देखिए तो इसी में आता है। और माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटा जीव कौन होता है? 0.1 माइक्रोमीटर का, और वो जीव कौन सा है? PPLO है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? RBC। और दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन है? PPLO। साइज़ कितना है? 0.1 माइक्रोमीटर। वैसे ही पूछे बताइए दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो दुनिया की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो शुतुरमुर्ग क्या है? ऑस्ट्रिच एक पक्षी है, जो उसका अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है, जिसकी लंबाई जो है लगभग 170 × 135 मिलीमीटर होता है। तो जो बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, और इसका जो माप है वो होता है 170 × 135 मिलीमीटर।
तो ये हुआ कुछ इसके बारे में बेसिक बातें कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ और दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका समूह का अंडम, जिसका कि साइज होता है 170 गुना 135 मिलीमीटर। तो ये बेसिकली इसके बारे में बातें हुई। अब हम इसके बारे में बात करेंगे आगे। टॉपिक हमारा जो होगा कोशिका सिद्धांत के बारे में। इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करना, इसे नोट कर लेना। देखो नोट करते चलो और इसको साथ में रिवाइज करते चलो, तभी ज़्यादा इसका बेनिफिट हो पाएगा। बायोलॉजी खासकर जो विषय है ये एक तरह से कहो तो रटने वाला विषय है, लर्न करने वाला। चीज़ों को समझो, उस समय ही उसको याद कर लो और फिर उसको हमेशा रिवीजन में भी रखना है, नहीं तो फिर भूलने का चांस ज़्यादा रहता है इस विषय में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे अब कोशिका सिद्धांत, या फिर इसको बोल जाएगा कोशिकावाद या कोशावाद भी लिखा होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं सेल थ्योरी। तो लिखिएगा टॉपिक सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, जिसको कि बोलते हैं सेल थ्योरी। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि 1838 में 1838 में एक जैव विज्ञानविद थे, एक बायोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था स्लाइडेन। क्या नाम था इनका? स्लाइडेन। स्लाइडेन ने सभी जितनी भी पादप की प्रजातियां मौजूद थी उन सभी को अध्ययन किया और पाया कि जितने भी पादप जगत के जितने भी पौधे हैं, जितने भी मतलब पौधे हैं, वो सभी के सभी बने होते हैं कोशिका से। सब बने होते हैं किसके? कोशिका से। इन्होंने बताया 1838 में इन्होंने बताया कि सभी पादप कोशिका के बने होते हैं। सभी पादप बने होते हैं किसके? कोशिका के बने होते हैं। किसने बताया? स्लाइडन ने। कब बताया? 1838 में। उसके बाद 1839 में एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था स्वान। स्वान ने बताया, स्वान ने सभी जंतु कोशिकाओं पर अध्ययन किया और इन्होंने पाया कि सभी जंतु कोशिका भी कोशिका के बने होते हैं। जिन्होंने बताया कि सभी जंतु कोशिका के बने होते हैं। मतलब बेसिकली तो कह सकते हैं कि पादप के बारे में, पौधों के बारे में स्लाइडन ने बताया और जंतु के बारे में स्वान ने बताया। सभी जंतु कोशिका के बने होते हैं और इसी को हम बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। इसको हम बोलते हैं कोशिका सिद्धांत 1839 में स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा दिया गया। इसमें बताया गया कि सभी पादप एवं जंतु कोशिका के बने होते हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि सभी जो नई कोशिकाएं हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। जैसे कि मान लो कि जो भी कोशिकाएं शरीर में हैं उन सबकी एक जीवन अवधि है, समझते हैं ना? जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होता है? किसी भी जीव के या किसी भी कोशिका के जन्म से लेकर और प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। तो अगर हम मनुष्य का बात करें, मनुष्य का जो जीवन अवधि है वो लगभग मैक्सिमम अगर हम बोले तो 100 ईयर्स 100 साल बोल सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें अगर कछुआ का सबसे अधिक होता है 150 से 300 साल। बात करें अगर कौवा का, क्रो, तो होता है 15 साल। अगर हम बोले तोता का तो सबसे अधिक उसी का होता है पक्षी में 150 साल। ठीक है। अगर हम बोले बरगद के पेड़ का तो होता है 200 से 300 साल। पीपल के पेड़ का होता है 2000 से 3000 साल। सकुआ का होता है 3000 से 4000 साल। ये जीवन अवधि है, मतलब उसके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच का समय। सबसे अधिक होता है एक पौधा है, नाम है लैरिया ट्राइडेंटाटा, उसका होता है 11330 साल। सबसे अधिक उसी का होता है। तो खैर वैसे ही जो शरीर में कोशिका हैं उनकी भी जीवन अवधि है। हर एक कोशिका का जीवन अवधि अलग अलग समय का है। जैसे कि आरबीसी का जीवन अवधि 120 दिनों का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन अवधि कुछ महीना से लेकर कुछ साल तक रहता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी बहुत प्रकार के होते हैं और सभी का जीवन अवधि अलग अलग होता है। प्लेटलेट्स का जीवन अवधि 2 से 3 सप्ताह का होता है। तो हर एक जो कोशिका शरीर में है उसकी एक जीवन अवधि होती है। ठीक है, मतलब कि हर एक कोशिका मरता है तो फिर उसकी जगह पर नई कोशिकाएँ कहाँ से आती हैं। फिर मान लो कि आरबीसी मर गया, आरबीसी ख़त्म हो गया और मरने के बाद आरबीसी कहाँ जाकर जमा हो जाता है, आगे हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे इसके चैप्टर की बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। तो हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि मरने के बाद जो आरबीसी है वो जाकर तिल्ली में, इसको प्लीहा या स्प्लीन बोलते हैं, जाकर जमा हो जाता है और इसलिए उसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान।
तो वो जब सभी कोशिकाएं जब मर जाती हैं तो मरने के बाद नया कोशिका कहाँ से आता है, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। तो 1855 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था विर्चो ने सबसे पहले इन्होंने इसमें कुछ ऐड किया, बताया कि जितने भी नई कोशिकाएं हैं वो सभी पुरानी कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। मतलब जो नई कोशिकाएं, देखो आज हम लोगों को पता है कि एक कोशिका डिवाइड करता है, 1 से 2 बनता है, 2 से 4 कोशिका बनता है, 4 से 8 कोशिका बनता है, इस तरह से। लेकिन ये बात अचानक मतलब नहीं चला, इसके बारे में सबसे पहले विर्चो ने बताया, फिर धीरे धीरे इसको देखा गया, प्रयोग से देखा गया, और तब ये बात फुल्ली कन्फर्म हुआ कि हाँ सभी जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही उत्पन्न हुई हैं। तो विर्चो ने क्या बताया कि सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। सभी नई कोशिकाएं कहाँ से बनती हैं, पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। ये बात इसने बताया ना विर्चो ने 1855 में। तो मतलब कि कह सकते हैं कोशिका सिद्धांत में एक एक्स्ट्रा बात जोड़ा गया, किसके द्वारा, विर्चो के द्वारा। कब जोड़ा गया, 1855 में। और क्या जोड़ा गया कि सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। इस तरह इसमें मेनली 2 बात हो गया। पहली बात तो ये कि सभी जंतु एवं पादप कोशिका के बने होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिका से उत्पन्न होती है, जो बताया गया विर्चो के द्वारा 1855 में, ठीक है। और कोशिका सिद्धांत कब दिया गया, 1839 में दिया गया, स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा, ठीक है। तो क्या क्या पढ़े आज हम लोग पढ़ें कि सेल का मतलब क्या होता है। सेल का मतलब होता है खाली स्थान, ठीक है। मतलब लेकिन हमको पता है कि सेल कोई खाली स्थान नहीं है, सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। एक एक के बारे में एक एक क्लास में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया पूरा एक क्लास चलेगा, राजधानी पूरा एक क्लास चलेगा, प्लास्टिड पूरा एक क्लास चलेगा, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे उसको। फिर हम लोग पढ़ें कि कोशिका जो होता है, सबसे छोटी कोशिका कौन है, बड़ी कोशिका कौन है, दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन है, PPLO, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, मुर्ग का अंडा, तो ये सब पढ़े। फिर हम लोग पढ़े कि कोशिका सिद्धांत क्या है, किसने दिया, और इसमें क्या क्या बातें हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, उसका कितने प्रकार होता है और क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।